हेलो बच्चों, देखो इस वीडियो में मैं आपके साथ मल्टीमीडिया के असाइनमेंट डिस्कस करूंगा। मल्टीमीडिया एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हर एग्जाम में पूछा जाता है। इससे दो तीन क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ जाते हैं। ठीक है, चाहे आप टीजीटी का पेपर दे रहे हो, पीजीटी का पेपर दे रहे हो या नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेटर का भी आप पेपर दे रहे हो, तो मल्टीमीडिया आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है। ठीक है, जो हमारी जनरल लाइफ में भी यूज होती है, वहाँ पर भी इसका काफ़ी यूज है, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आजकल काफ़ी पूछे जाते हैं। तो मल्टीमीडिया से आप सभी जानते होंगे, वाकिफ होंगे। ठीक है, कि मल्टीमीडिया क्या होता है, किस तरह से होता है। जो आप एनिमेशन, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट वगैरह, ग्राफिक्स वगैरह सब यूज करते हैं, वो सब मल्टीमीडिया के पार्ट होते हैं। अगर हम बात करें कि मल्टीमीडिया के बेसिक एलिमेंट क्या होते हैं, क्या होता है मल्टीमीडिया, तो मल्टीमीडिया के 5 बेसिक एलिमेंट डिफाइन किए गए हैं कि मल्टीमीडिया में आपको एक तो टेक्स्ट के बारे में, एक ऑडियो के बारे में, ठीक है, एक वीडियो के बारे में, ठीक है, कोई इमेजेस है, इमेजेस के बारे में, और एनिमेशन के बारे में। ठीक है, इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं किस तरह से वर्किंग होती है। तो जब हम टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो या एनिमेशन का वर्क करते हैं, तो वो सारा वर्क मल्टीमीडिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट्स कहलाते हैं, 5 एलिमेंट्स या 5 कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। ठीक है, ये मल्टीमीडिया के एलिमेंट है। एक टर्म यहाँ पे हाइपर मीडिया भी यूज होती है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है हाइपर मीडिया और मल्टीमीडिया में क्या डिफरेंस है। मल्टीमीडिया बेसिकली एक पैसिव स्टेट होती है, जैसे प्रोग्राम पैसिव स्टेट होता है, प्रोसेस एक्टिव स्टेट होता है। ऐसे ही हाइपर मीडिया जो होती है वो एक्टिव स्टेट होती है। ठीक है, ये एक्टिव होती है और ये हमारी पैसिव होती है। जब हमारे पास यूजर इंटरेक्शन होता है इन चीजों से, तो यूजर इंटरेक्शन जब हो रहा है तो वो हाइपर मीडिया कहलाती है। जैसे हम क्लिक करके कोई इमेज ओपन कर रहे हैं, क्लिक करके कोई एनिमेशन प्ले कर रहे हैं। ठीक है, कि जैसे मान लिया मैं इस माउस का पॉइंटर लेके गया यहाँ पर, तब इसका कलर चेंज हुआ, वैसे नहीं हो रहा, तो वो क्या होगा, हाइपर मीडिया। हाइपर मीडिया में यूजर का इंटरेक्शन की जरूरत पड़ती है, जबकि मल्टीमीडिया में यूजर का इंटरेक्शन नहीं, आपने रन कर दिया एक बार, वो अपने आप चलती रहती है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है हाइपर मीडिया और मल्टीमीडिया में। अब देखो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा है, रेफर टू एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन और presentation that involve more than one type of media such as text हो गया, ग्राफिक्स हो गया, वीडियो हो गया, एनिमेशन हो गया या साउंड हो गया। तो ये क्या कहलाएगा इससे बारे में, यानी हम एग्जीक्यूटेबल फाइल को, डेस्कटॉप पब्लिशिंग को, मल्टीमीडिया को, हाइपर टेक्स्ट को किसको बोलेंगे, किसी भी टाइप की एप्लीकेशन या प्रेजेंटेशन जिसमें कुछ मीडिया इन्वॉल्व हो, जैसे ग्राफिक्स है, वीडियो है, एनिमेशन है, साउंड है, ठीक है, ऑडियो वगैरह। तो इनके मिक्स करके जो हमारे पास एप्लीकेशन या प्रेजेंटेशन तैयार हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम मल्टीमीडिया बोलेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, ऑडियो, वीडियो, ठीक है, साउंड मतलब ऑडियो, वीडियो हो गई। ठीक है, फिर बात आई है ग्राफिक्स की, ग्राफिक्स में हमारे पास इमेजेस हो गई हैं, टेक्स्ट की बात आई है, एनिमेशन की बात आई है। ये पांचों चीजें जो है हमारी मल्टीमीडिया के एलिमेंट है। तो ये इसका आंसर जो है करेक्ट आपका मल्टीमीडिया हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें कहा है वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया की डिसएडवांटेज क्या है, एडेप्टेबिलिटी, यूजिबिलिटी, रिलायबिलिटी या कॉस्ट। तो देखो मल्टीमीडिया में मेनली सबसे ज्यादा जो होता है कि कॉस्ट आपको काफी पड़ती है। आपको जो मल्टीमीडिया के इक्विपमेंट है, ठीक है, तो वो लाने के लिए उनकी भी कॉस्ट होती है। आपको कैमरा लाना पड़ेगा भाई, ग्राफिक्स एनिमेशन करने हैं तो उनके लिए जो टूल्स वगैरह यूज होंगे, सॉफ्टवेयर वगैरह यूज होंगे, तो उनकी भी कॉस्टिंग होती है। ठीक है, तो यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी का नहीं है, मेन जो है डिसएडवांटेज जो है सबसे ज्यादा इसमें कॉस्टिंग की है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हमारा कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा है टेक्स्ट कलर इन प्रेजेंटेशन शुड कंट्रास्ट विद द कलर। ठीक है, तो टेक्स्ट कलर के बारे में पूछा, टेक्स्ट कलर किसके साथ कंट्रास्ट होना चाहिए। देखो जैसे ये अभी आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन वीडियो में दिखाई दे रही है, इसमें हमारे पास जो टेक्स्ट का कलर है वो हमारा ब्लैक लिखा हुआ है, और बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट है। ठीक है, और मैं ये यूज कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ जिससे पेन से रेड कलर में हम लिख रहे हैं। तो यानी जो हमारा कलर है, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, या जो भी टेक्स्ट लिखा है, या जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी पेन से, वो इस तरह का होना चाहिए कि वो उस पर सही तरह से दिखाई दे बैकग्राउंड पे।
ठीक है। मेनली अगर मैं यहाँ से ये लेके देखो पेन लेके व्हाइट ही लिख रहा हूँ तो कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा व्हाइट, यहाँ पे आकर दिखाई दे रहा है कि व्हाइट है कुछ। तो बेसिकली हमें देखना क्या पड़ता है कि जो हमारा टेक्स्ट का कलर है वो किससे कंट्रास्ट करना चाहिए, वो बैकग्राउंड से कंट्रास्ट करना चाहिए, तभी वो मैच कर पाएगा, आपको दिखाई दे पाएगा सही तरह से। इमेज इंक्लूडेड इन मैनी सॉफ्टवेयर टाइटल्स आर कोल्ड। ठीक है, काफी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें लोगो टाइप बना होता है, जैसे व्हाट्सएप का लोगो देखेंगे आप, व्हाट्सएप ग्रीन कलर में बना होता है, उस पर नंबर वगैरह जो भी है वो लिखा रहता है। यूट्यूब का देखते हैं, यूट्यूब का लोगो बना होता है रेड कलर का, तो वो आइकन टाइप का जो बना होता है वो बेसिकली हम किस उसमें यूज करते हैं, तो ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो इमेजेस है आपकी सॉफ्टवेयर में यूज करी जा रही है वो किस टाइप की इमेज होती है, क्लिप आर्ट होती है, पॉपअप्स होते हैं, जेपीजी फाइल्स होती हैं, या टिफ फाइल्स होती हैं। तो देखो बेसिकली आपने वर्ड वगैरह में भी देखे होंगे, वर्ड वगैरह में हम यूज करते हैं क्लिप आर्ट वगैरह। ठीक है, तो इस तरह की जो इमेजेस होती है उनको हम बेसिकली क्लिप आर्ट बोलते हैं, कि आपने एक क्लिप आर्ट बना दी और उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, जेपीजी जो होता है, जेपीजी बोल देते हैं, इसका वर्जन जो है मेनली इसको पूरा नाम जेपीईजी होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, तो ये ग्रुप हो गया। ये जेपीजी फाइल होती है जो हम बेसिकली नॉर्मल फाइल यूज करते हैं, तो वो हमारी जेपीजी फाइल बन के आती है। एक पीएनजी होती है फाइल, आपकी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फाइल होती है। और देखो एक इसमें दिया हुआ है टिफ फाइल। टिफ जो होता है, टिफ का मतलब होता है TIFF। टिफ का मतलब है यहाँ पे टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ठीक है, ये इमेज जो है बेसिकली फोटोग्राफर वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, ये हाई डेफिनेशन की इमेज होती है जो डायरेक्टली कैमरे से कैप्चर करके बनाई जाती है। इन इमेज को जो टिफ है इनको रेस्टर ग्राफिक्स के लिए यूज करा जाता है। इसमें रेस्टर ग्राफिक्स जैसे ग्राफिक्स होते हैं आपके वेक्टर ग्राफिक्स, रेस्टर ग्राफिक्स, तो रेस्टर ग्राफिक्स में इनका यूज करा जाता है। जो टिफ इमेज है, सबसे पहले ये टिफ इमेज जो है बनाई थी एल्डस कॉरपोरेशन ने। एल्डस कॉरपोरेशन ने बनाई थी, डीटीपी जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग टूल है उनके लिए बनाई गई थी ये टिफ। ठीक है, जैसे हमारे पास जेपीजी है या जेपीईजी है, ये नॉर्मल हम यूज करते हैं। ठीक है, आपको कोई डिजिटल फाइल सेंड करनी है, देखनी है, उसके लिए हम जेपीजी या पीएनजी यूज करते हैं। तो जेपीजी बेसिकली लॉसी कंप्रेशन पे काम करता है, कि अगर आप इसको कंप्रेस कर देंगे तो इसका कंप्रेशन लॉसी होता है, ये जो इमेज है वो स्ट्रेच हो जाती है। ठीक है, या उसका डेटा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो बैकग्राउंड में लगी हुई है एक इमेज। ठीक है, जो हमारे पास बैकग्राउंड में इसमें वाटर मार्क लगा हुआ है वो हमारा फट रहा है, देखो इस तरह से। ठीक है, तो क्योंकि क्या हो गया, ये जेपीजी में बना हुआ था, लॉसी कंप्रेशन है, तो लॉसी कंप्रेस होने की वजह से ये यहाँ जैसे इसको बड़ा किया स्ट्रेच हो गया, ये फट गए पिक्सल इसमें। ठीक है, तो जबकि हमारे पास टिफ जो इमेज होती है वो हमारे पास रेस्टर ग्राफिक्स पे काम करती है, और उसमें जो हाई डेफिनेशन की इमेजेस बनती है। तो यहाँ पर तो हमारे पास जो इमेज हम टाइटल्स में यूज करें वो क्लिप आर्ट टाइप की होंगी। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, इसमें कहा है इन द टॉप लेवल डोमेन डॉट कॉम स्पेसिफाई। ठीक है, डॉट कॉम का मतलब क्या होता है, डॉट कॉम जो डोमेन के बाद हम लगाते हैं टॉप लेवल पे, तो डॉट कॉम जो है कॉमर्शियल एंटिटी को रेफर करता है। ठीक है, तो जो हमारे पास कॉमर्शियल एंटिटी है उनके लिए हम डॉट कॉम, इंडिया के लिए डॉट इन लगा देते हैं, कॉमर्शियल इंडिया ने डॉट को डॉट इन यूज कर लेते हैं, एजुकेशनल है ईडीयू यूज कर लेते हैं। तो ये होती है जिस तरह से एसपी शर्मा जी डॉट कॉम लिखा हुआ है, वेबसाइट आप पढ़ते हैं। ठीक है, यूट्यूब.com है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है कॉमर्शियल एंटिटीज है। 7 नंबर है स्पेस बिटवीन लाइंस। लाइंस के बीच का स्पेस जो है वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो देखो जो लाइन है, लाइन के बीच के स्पेस को हम लीडिंग बोलते हैं। ठीक है, जो कर्निंग होती है, कर्निंग का मतलब होता है स्पेस बिटवीन कैरेक्टर, स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स, लीडिंग स्पेस बिटवीन लाइन। ठीक है, ये लाइन के बीच का स्पेस होता है, कैरेक्टर्स के बीच का स्पेस कर्निंग कहलाता है। एक्सक्लूड लिखा हुआ है, एक्सक्लूड का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना। ठीक है, तो ये हटाने के लिए होता है। ऐसे ही हमारे पास एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड का मतलब होता है किसी चीज को यूज करना। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है कोऑपरेटिव नहीं था, ये यहाँ पे ऑप्शन है एक्सपेंडेड। एक्सेप्ट एक्सपेंडेड का मतलब होता है बढ़ा देना, किसी चीज को बढ़ाना, और एक्सक्लूड का मतलब होता है हटाना। ठीक है,
तो ये चार ऑप्शन थे इसमें, लीडिंग, कर्निंग, एक्सक्लूड और एक्सपेंडेड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लीडिंग। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर वर्क्स इन विच कलर स्पेस। कंप्यूटर मॉनिटर जो है वो बेसिकली जब हम डिजिटल फॉर्म में किसी चीज को रखते हैं तो आरजीबी कलर फॉर्मेट हम यूज करते हैं। ये हमारा मॉडल होता है आरजीबी, जिसमें रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है, ये 3 कलर होते हैं और जितने भी कलर बनते हैं इन्हीं कलर कॉम्बिनेशन से बनते हैं। हर कलर के जो है 0 से लेकर 8 बिट का कलर होता है, 255 तक की वैल्यू होती है, 0 से 255 इसकी, 0 से 255 इसकी होगी। तो 8 बिट यहाँ पर यूज होंगी, 8 बिट यहाँ पर यूज होंगी, 8 बिट का एक कलर है, टोटल आप 2 की पावर 24 कलर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो RGB कलर के कॉम्बिनेशन से ही हम इनकी वैल्यू स्पेसिफाई करके सारे जितने भी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल इमेजेस होती हैं, डिजिटल और वीडियो है, आप जहाँ भी यूज करें तो RGB का डिजिटल फॉर्मेट में यूज करते हैं, ठीक है। और जब आप प्रिंटिंग फॉर्मेट में करते हैं, जैसे आप न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में आप देखते हैं 4 कलर के डॉटेड बने होते हैं, ठीक है। तो 4 डॉट न्यूज़पेपर पे बने होते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रिंटिंग हो रही है। जब आप पेपर को प्रिंट करते हैं तो वहाँ पे जो कलर मॉडल होता है वो CMYK यूज करा जाता है। CMYK में C मतलब होता है सियान, ठीक है, M मतलब होता है मैजेंटा, ये कलर के नाम है, Y मतलब येलो कलर होता है और K मतलब यहाँ पे ब्लैक से है, ठीक है, K को यहाँ पे ब्लैक से डिनोट करा जाता है, ठीक है। तो ये जो है CMYK मॉडल जो होता है इसके थ्रू हम प्रिंटिंग में यूज करते हैं और डिजिटल फॉर्म में जो होता है सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में हमारा RGB कलर मॉडल यूज होता है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें कहा है देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ 2D ग्राफिक्स। 2D ग्राफिक्स कितने टाइप के होते हैं? तो 2D ग्राफिक्स जो है 2 तरह के होते हैं, जिसमें एक हमारा रेस्टर होता है और एक वेक्टर ग्राफिक्स होता है, ठीक है। तो ये 2 तरह के हमारे 2D ग्राफिक्स रेस्टर और वेक्टर टाइप के होते हैं। फिर इसमें कहा बिट मैप इज समटाइम रेफर्ड एज। बिट मैप को हम किस टाइप की इमेज बोलते हैं? तो बिट मैप जो इमेज होती है, हमने पहले भी क्वेश्चन में पीछे डिस्कस किया कि वो एक रेस्टर टाइप की इमेज होती है, ठीक है। तो बिट मैप जो है हमारा रेस्टर इमेज होती है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। देखो इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन अगर आ जाते हैं कि रेस्टर वगैरह क्या होती है, वेक्टर वगैरह क्या होते हैं, ये ग्राफिक्स भी अभी जैसे मैंने बताई आपको 2D ग्राफिक्स रेस्टर और वेक्टर होते हैं। तो जो ये है, जब हम रास्टर टाइप के ग्राफिक्स की बात करते हैं तो इसमें जो भी इमेज वगैरह आपकी बनती है वो पिक्सल की फॉर्म में बनती है। तो पिक्सल का ग्रुप करके हम इमेज बनाते हैं। तो जो हमारी डेटा स्ट्रक्चर होगी वो एक तरह से डॉट मैट्रिक्स टाइप की होगी, डॉट मैट्रिक स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन करी जाती है। और जब हम बात करते हैं वेक्टर की, तो वेक्टर इमेजेस जो होती हैं, वेक्टर इमेजेस बेसिकली ड्रॉ करने के लिए हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज करते हैं, उनके थ्रू वो डिफाइन करी जाती है। उसमें क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट को मिलाने के लिए हम कुछ लाइन या शेप का यूज करते हैं। जैसे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, तो लाइन को हम पर्टिकुलर किस तरह से कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला हम यूज करेंगे, उसके थ्रू हम यूज करते हैं। डीडीए वगैरह यूज होती हैं इसमें। कंप्यूटर ग्राफिक्स में एल्गोरिथम्स होती है, ब्रेनसम होती है, डीडीए होती है, ठीक है, उनके थ्रू हम इनको निकाल के कर सकते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स जो होती है ये बेटर होती है हमारी रास्टर ग्राफिक्स से। वेक्टर ग्राफिक्स जो है आपकी वर्सेटाइल होती है, ठीक है। अगर इनमें डिफरेंस पूछा जाए तो ये हमारी मोर वर्सेटाइल होंगी, ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, इजी टू यूज होती है, ये इनके कुछ प्रॉपर्टी है, इजी टू यूज होगी, स्केलेबल है, ठीक है। तो स्केलेबल है तो इसका मतलब इनको स्ट्रेच वगैरह नहीं होंगी ये सही तरह से। आप जब करेंगे इनको तो आप किसी भी अपर लिमिट या लोअर लिमिट तक इनको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। स्केलेबल होती है, कोई स्ट्रेच वगैरह नहीं होगी, यानी नो अपर एंड लोअर लिमिट फॉर रिसाइजिंग, ठीक है, फॉर साइजिंग, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ये कर लेते हैं। तो ये हमारी बेटर इमेजेस होती हैं बेटर रेदर देन रेस्टर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कहा है दिस शो द फ्रेम इन द मूवी। मूवी फ्रेम कहाँ पे शो होता है? जैसे आप अगर यूज करते होंगे वीडियो एडिटिंग वगैरह के टूल आते हैं, विंडो मूवी मेकर आता है, फिल्मोरा आता है, ईडीएस आते हैं, ठीक है। तो इनके थ्रू आप क्या करते हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं। तो ये कह रहा है जब आप कोई वीडियो बना रहे हैं, मूवी बना रहे हैं, तो वहां पर हमारे फ्रेम कहाँ पे शो होते हैं?
तो फ्रेम जो है वहाँ पे एक टाइम लाइन होती है, टाइम लाइन पे सारे फ्रेम आपको शो होते हैं, तो उन फ्रेम को आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो होता है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर टाइम लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें कहा है हार्डवेयर दैट क्रिएट साउंड फ्रॉम ए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ऐसा हार्डवेयर जो साउंड क्रिएट कर रहा है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, तो उसको हम साउंड सिंथेसाइजर बोलते हैं। ठीक है, साउंड सिंथेसाइजर जो है मिडी टाइप की इमेज होती है उनको निकालने के लिए भी यूज होता है। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो जनरेट करता है हमारे ऑडियो सिग्नल को जनरेट करता है। ठीक है, और उसके थ्रू हम क्रिएट करते हैं साउंड में। साउंड सिंथेसाइजर के बारे में आप लिख सकते हैं कि सिंथेसाइजर जो है, सिंथेसाइजर इज एन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट दैट जनरेट, ठीक है, ऑडियो सिग्नल्स, ठीक है, दैट मे बी कन्वर्टेड, ठीक है, या ऑटो सिग्नल कह लेते हैं, कोई सिग्नल क्रिएट करता है जिनको हम साउंड में जनरेट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू साउंड। ठीक है, तो साउंड सिंथेसाइजर से किस तरह की साउंड क्रिएट, जैसे मिडी होती है, मिडी साउंड होती है। मिडी साउंड बेसिकली इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम में, ठीक है, कि मिडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मिडी का मतलब होता है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, डिजिटल इंटरफेस ये जो है बहुत कम साइज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियो साउंड मिल जाएगी यहाँ पे। जैसे आप देखते हैं कॉलर ट्यून होती है, रिंगटोन होती है आपके फ़ोन में, ठीक है, तो उनमें क्या है, इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ है, ठीक है, कोई अलग से आवाज़ नहीं, जो इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ आ रही है, आपकी हार्डवेयर की आवाज़ आ रही है, ठीक है, वो जो साउंड होती है वे साउंड जो है मिडी साउंड कहलाती है आपकी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका साउंड हो जाएगा। ठीक है, साउंड सिंथेसाइजर आ जाएगा यहाँ पर जब आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर जैसे आप कोई वीडियो बनाते हैं, ऑडियो बनाते हैं, तो वहाँ पे हमें फ्रेम वगैरह रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि फ्रेम क्या होता है, फ्रेम मूवी के कहाँ पे शो होते हैं। फ्रेम जो है आपके बेसिकली क्या होते हैं, जैसे आपने कोई इमेज है, ठीक है, आप उससे कोई मूवी बना रहे हैं, तो मल्टीपल इमेज आपने ले ली और उन इमेज को आपने साथ के साथ लगा दिया, तो वो फ्रेम होगी। किसी भी क्लिप का, किसी भी पिक्चर का, जो मूविंग पिक्चर है वो GIF भी हो सकती है आपकी, या कोई मूवी भी हो सकती है, तो वो मूविंग पिक्चर आ रही है, मूविंग इमेज आ रही है आपके सामने, या कोई क्लिप आ रही है, तो वो बेसिकली छोटी छोटी स्मॉल इमेज से मिलकर बनी होती है। तो वे सारी स्मॉल इमेज ही क्या कहलाती है, फ्रेम कहलाती है। जब हम बात करते हैं फ्रेम का, तो फ्रेम को हम बोल सकते हैं इज वन ऑफ द मैनी स्मॉल images which compose the complete moving picture। ठीक है, जब हम बात करते हैं मूवी की, देखो ये क्वेश्चन काफी फ्रेम से रिलेटेड पूछा जाता है कि जो मूविंग पिक्चर है, GIF बनाते हैं या कोई आप वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें बेसिकली हम कितने फ्रेम पर सेकंड यूज करते हैं, फ्रेम रेट पूछा जाता है। तो बाय डिफॉल्ट जो फ्रेम रेट होता है वो 24 फ्रेम पर सेकंड का होता है। कोई भी हमारे पास मूविंग पिक्चर है, ठीक है, तो मूविंग पिक्चर है उसके अंदर जो है फ्रेम रेट है, कोई भी मूवी बना रहे हैं आप, ठीक है, जो आप देखते हैं बेसिकली। तो अगर इसका मतलब क्या है, अगर आपके सामने, ठीक है, आपकी आंखों के सामने जो भी आप मूवी देखना चाहते हैं, ठीक है, तो मूवी चल रही है जो आप थिएटर में देख रहे हो, तो अगर एक सेकंड में 24 फ्रेम, 24 इमेज आपके सामने को पास करी जाए, तो वो एक मूविंग पिक्चर बन जाती है, उससे होता है। तो ये जो स्टैंडर्ड मूवी वगैरह जो बनती है उसमें 24 होती है। अगर आप ज़्यादा पिक्चर करोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो कुछ फास्ट स्पीड हो जाएगी, कम करोगे स्लो स्पीड हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा करोगे तो बहुत फास्ट। जैसे आपको बाइक वगैरह के ऐड आते हैं, तो 1 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ जा रहा, तो उसमें क्या करते हैं, फ्रेम बढ़ा देते हैं पर सेकंड। ठीक है, जैसे कुछ ऐड में 25 भी फ्रेम यूज होते हैं कुछ कंट्रीज में, कहीं पे जो है जो हमारे कैमरेज वगैरह हैं उनमें
29.97 फ्रेम पर सेकंड की भी स्पीड जो है वो फ्रेम रेट डिफाइन किए गए हैं। बेसिकली अगर हम बात करते हैं एलसीडी मॉनिटर जो है, एलसीडी मॉनिटर कितने फ्रेम या कितनी जो हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है, तो एलसीडी जो है 60 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है। ठीक है, एलसीडी जो मॉनिटर होते हैं तो उसमें मतलब हम 60 फ्रेम पर सेकंड आप यूज करते हैं। तो जो फ्लक्चुएशन होते हैं ना, फ्लक्चुएशन कितने हो सकते हैं रिफ्रेश वगैरह करने के लिए हम यूज करते हैं, तो वहाँ पे 60 फ्रेम पर सेकंड होते हैं। ह्यूमन आई जो होती है, हम कितने फ्रेम को देख सकते हैं कितनी स्पीड के, अगर 1000 फ्रेम पर सेकंड, ठीक है, अगर हमारे सामने से गुजर जाए तब भी हम उस चीज को पकड़ सकते हैं कि कुछ चीज गई है हमारे सामने से। अगर इससे ज्यादा स्पीड से हम फ्रेम गुजारेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा क्या चीज गई, निकल गई, एकदम से हमारी आंखों के सामने निकल जाएगी, हम पहचान नहीं पाएंगे क्या गया। ठीक है, तो उसी को हम बोल देते हैं कि आत्मा चली गई है, वही इधर से निकल गई, क्या हो गया, क्योंकि वो काफी स्पीड से चली गई है। ठीक है, देखो 13 नंबर क्वेश्चन में कहा है द टिपिकल साइज फॉर एक ग्राफिक डिजाइन मेजर इन। ठीक है, जो ग्राफिक में हम डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें जो मेजरमेंट होता है उसकी यूनिट बतानी है यहाँ पे, तो उसकी यूनिट होती है पिक्सल। ठीक है, पिक्सल में हम मेजर करते हैं, जैसे आपका एलसीडी है, मॉनिटर है, उसमें आप देखते हैं कि भाई 15 इंच का मॉनिटर है, तो उसका रिजोल्यूशन सेट करते हैं हम कितना है कि 1080 इंटू 766 है, या आजकल तो हमारे 1920 इंटू 1366 पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम रिजोल्यूशन करते हैं, किसी के 1366 इंटू 1024 है। ठीक है, तो ये मेजरमेंट हमारा पिक्सल में किया जाता है। ये क्या डिनोट करे, पिक्सल। पिक्सल क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, एक डॉट हम जो लगा रहे हैं वो डॉट जो है सिंगल डॉट पिक्सल है, और इससे मिलके हमारे पास स्क्रीन डिस्प्ले होती है। यहाँ पर कुछ और यूनिट भी दी हुई है मेजरमेंट की, जैसे पिका है, पॉइंट्स है, इंचेस है। ये पिका या पिका जो होती है टाइपोग्राफिक यूनिट होती है। ठीक है, टाइपोग्राफिक यूनिट या टाइपोग्राफी यूनिट। ठीक है, एक पिका जो होता है, एक पिका जो है, 1 पिका इक्वल टू जो होता है 1/6 इंचेस के इक्वल होता है। ठीक है, 1 इंच का छठा भाग जो होता है वो एक पिका कहलाता है, और ये इक्वल टू 12 पॉइंट्स के इक्वल होता है। अगर हम इन पॉइंट में और पिका में रिलेशनशिप देखें तो 12 पॉइंट का एक पिका बनता है। अगर बात करें हम पॉइंट की, तो पॉइंट जो है वो 1/72 इंच के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि ये 1/6 था, तो ये 1/72 इंच के बराबर होता है। पॉइंट का हम कभी यूज करते हैं मेजरमेंट में, अगर हमें किसी कैरेक्टर की वर्टिकल हाइट निकालनी हो तो हम पॉइंट में मेजर करते हैं, यानी वर्टिकल हाइट ऑफ ए कैरेक्टर मेजर इन पॉइंट्स। ठीक है, अब इंचेस जो है, इंचेस और पिक्सल में क्या रिलेशन है, आपको जैसे आप फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो वहाँ पे आपको कहा जाता है कि इतने पिक्सल में होना चाहिए या इतने इंच का होना चाहिए। आपका पिक्सल में इमेज फोटो बना हुआ है, इंच में कैसे कन्वर्ट करें, तो जब हम इंच को और पिक्सल की बात करते हैं, 1 इंच में 96 पिक्सल होते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम पिका पॉइंट्स वगैरह किसी में भी उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इनके बीच में रिलेशनशिप होती है, एक पिका में 1/6 इंचेस। ठीक है, एक पॉइंट के अंदर 1/72 इंचेस होते हैं, और 1 इंच में 96 पिक्सल होते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें कहा है टूल अलाउ यू मैग्नीफाई एन एरिया। मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा करके देखना, उसको जूम करके देखना। ठीक है, उसको ऑफ द डिजाइन फॉर डिटेल वर्क, उसको डिटेल में देखने के लिए जूम कर लिया हमने, जैसे इस पेज को हमने अभी जूम किया हुआ है। ठीक है, तो जो इसको बोलते हैं हम जूम करना, किसी भी चीज को मैग्नीफाई करने का मतलब होता है उसको जूम करना, जिससे वो बड़ा बड़ा होकर दिखाई दे। ठीक है, तो ये अभी 14 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करें, बाकी जो है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहाँ पे। ठीक है, कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।